हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और साख के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। ग्रामीण इलाकों में सस्ता ऋण पाने का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो ग्रामीण इलाके होते हैं, मतलब जो गांव होते हैं, तो वहां पर सस्ता ऋण कैसे प्राप्त होता है? तो वहां सस्ता ऋण सहकारी समितियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, सहकारी समितियां। दूसरा है, मुद्रा को दर्शाता है। मुद्रा मतलब किस चीज को शो करता है, किसको दर्शाता है? तो मुद्रा दर्शाता है विनिमय का माध्यम और मूल्य भंडार को। तीसरा है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक है, ड्राफ्ट भी है, हुंडी भी है, तो कौन सा नहीं है? चित्र मुद्रा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्र मुद्रा, मुद्रा का साख पत्र नहीं है। चौथा है, साख का संबंध है। साख का मतलब होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? साख का मतलब हो जाएगा विश्वास से, तो इसका उत्तर हो जाएगा दा, विश्वास से। पांचवा है, निम्न में से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? मुद्रा मूल्य का मापन करती है, मतलब कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु के मूल्य को हमें बताती है, मतलब उसका माप करती है, मेजरमेंट करती है। मूल्य का संचय करती है, मतलब इकट्ठा करके रख सकती है। विनिमय का माध्यम भी है, लेकिन मूल हस्तांतरण का कार्य नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, मूल हस्तांतरण का कार्य नहीं करती है। छठवां है, रूस की मुद्रा है। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। सातवां है, इनमें कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो विधि ग्राह्य मुद्रा है 10 रुपए का नोट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, 10 रुपए का नोट। आठवां है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था क्राउथर ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ, क्राउथर। 9 है, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वह केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 10वां है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो जो औपचारिक ऋण है वह सबसे अधिक अमीर परिवार के लोगों को प्राप्त होता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? अब जो ऋण होते हैं उसके 2 स्रोत होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? तो बैंक व सहकारी समितियां ऋण के औपचारिक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। अनौपचारिक स्रोत क्या हैं? तो अनौपचारिक स्रोत क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वयं सहायता समूह नहीं होगा, सहकारी समितियां नहीं होंगी, बैंक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये सभी औपचारिक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। लेकिन साहूकार किस में आ जाएगा? वह आएगा अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत। 14वां है, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे? तो जो पुराना समय था, प्राचीन काल था, तो उसमें जो भारतीय लोग थे वह वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग अनाज, वसु, सोना, चांदी और तांबे, इन सभी को लेकर किया करते थे। मतलब उन्हें कोई वस्तु खरीदनी होती थी तो वो या तो अनाज के थ्रू या पशु को या सोना, चांदी या तांबे को देकर खरीद सकते थे। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक है। 16वां है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 1970 ईस्वी में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी।
17वां है साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो किस क्षेत्र में रही है? कृषि वित्त क्षेत्र में रहती है। कृषि वित्त में उनकी भूमिका अधिक होती है। मुद्रा का प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य संचय भी है और स्थगित भुगतानों का मान भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। 20वां है 10 रुपए के नोट पर क्या लिखा होता है? तो 20 रुपए के नोट पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे तो आप 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए सभी में ना देखेंगे, 100 रुपए, 500 रुपए में तो क्या लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 21वां है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश हैं। जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है उसमें सबसे ज्यादा जो कर्जा लेती हैं, जो ऋण लेती हैं, वह होती हैं महिलाएं। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। स्व सहायता समूह खालिस्तान का एक स्वैच्छिक संगठन है। तो स्व सहायता समूह गरीबों का एक स्वैच्छिक संगठन है। बचत बैंक लोगों की खालिस्तान को एकत्रित करती है। तो किसको एकत्रित करती है बचत बैंक? लोगों की बचत को इकट्ठा करती है। वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को खालिस्तान देता है, मतलब ऋण के रूप में उधार देता है। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना खालिस्तान कहलाता है। तो वस्तु विनिमय कहलाता है। 5वां है स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी संख्या होती है? अधिकतम 20 होती है। वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। तो वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में खालिस्तान का काम करती है। तो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता, मतलब बीच के जो होता है ना रास्ता, तो मध्यस्थता कहते हैं जिसको, तो मध्यस्थता का कार्य करती है। चेक को आधुनिक अर्थव्यवस्था में खालिस्तान कहा जाता है। तो चेक को आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से जारी करता है। क्या जारी करता है? करेंसी नोट को जारी करता है। 10वां है किसी देश के विकास में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किसी देश के विकास में यहाँ पर आ जाएगा ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ऋण। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऋण, है ना, सॉरी ऋण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण। फिर है मुद्रा के रूप में कागज के नोट और खालिस्तान शामिल हैं। तो क्या शामिल होते हैं? सिक्के शामिल होते हैं। बैंक साख का खालिस्तान साधन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा औपचारिक साधन है। प्रश्न तीसरा है एक शब्द एक वाक्य एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न। मतलब यहाँ आप जो आएंगे वह अति लघुत्तरीय प्रश्न भी है और एक शब्द और एक वाक्य में जो है हमें उत्तर देना है वो देख लेते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब एक वस्तु के बदले में जब हम दूसरी वस्तु प्रदान करते हैं तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। मुद्रा क्या है? तो विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार की गई कोई चीज, मतलब विनिमय माध्यम क्या हो रहा है कि हमको एक वस्तु प्राप्त करनी है तो हमें उसको दूसरी वस्तु को प्रदान करना पड़ेगा, चाहे वह कुछ भी हो सकता है। अभी आपने प्राचीन काल में देखा था कि अनाज भी हो सकता था, पशु भी हो सकता था, सोना चांदी तांबा भी हो सकता था। लेकिन अब जो वस्तु होती है, जो चीज होती है, वह क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। जो करेंसी होती है, कागज के नोट होते हैं, सिक्के वगैरह होते हैं, तो ये सब मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो विनिमय माध्यम के रूप में जो वस्तु स्वीकार की जाती है, जो चीज स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहा जाता है। आदेश मुद्रा क्या है? तो सरकार के आदेश पर मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्राप्त मुद्रा को आदेश मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या शामिल है? तो मुद्रा के आधुनिक रूप में मतलब जो अभी जो वर्तमान की मुद्रा है उसमें नोट तथा सिक्के शामिल हैं।
बैंक मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक बैंक के पास जनता की जमा राशियां बैंक मुद्रा कहलाती हैं। मतलब जो व्यापारिक बैंक होते हैं, आपने आसपास जो बैंक देख रहे होंगे, HDFC हो गए, जो भी कमर्शियल बैंक वगैरह हो गए, SBI वगैरह हो गए, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो जनता की जमा राशि होती है, मतलब जनता क्या करती है, अपनी राशि को, अपने पैसे को जमा करती है, तो वह बैंक मुद्रा कहलाती है। ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर कौन रखता है? मतलब जो ऋण देते हैं और उनकी जो औपचारिक स्रोत होते हैं, तो उनकी जो कार्य करने की प्रणाली होती है, उस पर कौन नजर रखता है? उस पर नजर रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 8वां है, ऋण के किन स्रोतों के अंतर्गत ऋण ब्याज दर बहुत अधिक होती है? तो ऋण के किन स्रोत के अंतर्गत? तो अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत ऋण ब्याज दर बहुत अधिक होती है। 10वां है, भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय की गई है। जो सहकारी बैंक है वो त्रिस्तर के हैं, मतलब 3 स्तर है उनका। ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है ऋण की शर्तें। मतलब ब्याज की दरें हैं, समर्थक ऋणाधार है, आवश्यक कागजात और भुगतान के जो तरीके होते हैं, इन सबको जब मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? ऋण की शर्तें कहा जाएगा। एक ऐसा कागज जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, क्या कहलाता है या क्या होता है? मतलब एक ऐसा कागज होता है कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक कागज दिया, तो उस कागज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेरे खाते से आप अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो उस आदेश को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चेक। चेक में ऐसे ही होता है ना कि जो बैंक होता है ना, तो किसी व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अब 13वां है, औपचारिक ऋण से क्या तात्पर्य है? तो व्यापारिक बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध होने वाले ऋण को, मतलब जो सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध होते हैं ना, तो उन्हें औपचारिक ऋण कहा जाता है। और किसके द्वारा सस्ता ऋण प्रदान किया जा रहा है? यहाँ पर व्यापारिक बैंक के द्वारा और सहकारी समितियों के द्वारा। ऋणाधार से क्या तात्पर्य है? तो ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका कर्जदार मालिक है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। ऋण फंदा क्या है? तो ऋण फंदा वह स्थिति है जिसमें ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना कठिन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऋण लिया, उधार लिया, उसे नहीं चुका पा रहा है, आगे फिर कहना उसको चुकाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, फिर उसके आगे और कर्जा लेना पड़ रहा है। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, धीरे 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 ऋण फंदे में फंसता जा रहा है। मतलब कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज उसका बढ़ता जा रहा है। तो इसी को ऋण फंदा कहा जाता है। 15वां है, विभिन्न प्रकार के ऋणों के वर्गों का उल्लेख कीजिए। तो मतलब ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऋणों के स्रोत को 2 प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। पहला है औपचारिक ऋण और दूसरा है अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण के कौन कौन से स्रोत हैं? तो अनौपचारिक ऋण के प्रमुख स्रोत हैं साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, मित्र आदि। ये सब क्या हो गए? अनौपचारिक हो गए। और औपचारिक में किसको शामिल करेंगे? औपचारिक में हम बैंक, सहकारी समितियां, इन सबको शामिल करेंगे।